नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि पार्लियामेंट का डेट आ चुका है, जो कि मई में होने की संभावना है। तो अब आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में लग जाइए और 160 की स्पीड निकालना है तो आपको 170 की तैयारी करके जाना होगा, अभी 160 वहाँ पर आराम से निकल पाएगा। तो ये 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तभी आप जुड़ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है std4stenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू। रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना संभव होता तो मैं वह प्रस्ताव लाता, लेकिन मेरा प्रस्ताव गृह मंत्री के खिलाफ है, क्योंकि गृह मंत्री इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। गृह मंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि उन्हें अंधेरे में रखा गया और अंधेरे में जानबूझकर रखा गया था। अनजाने में इसका निर्णय विशेषाधिकार समिति कर सकती है। इसका निर्णय संख्या के बल पर नहीं किया जा सकता। सदन के सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि सरकार में बैठे हुए एक अफसर को अपने मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ना उन्हें कुछ पीठ के पीछे करना चाहिए, ना उन्हें अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश करनी चाहिए। यह मामला ऐसा है जिसमें वित्त मंत्रालय के एक बड़े अफसर ने मंत्री को अंधेरे में रखने की कोशिश की है और उसके कारण मंत्री महोदय ने सदन को अंधेरे में रखने की कोशिश की है या सदन को अंधेरे में रखा गया है। अब यह कहा जा सकता है कि जो कुछ किया गया है वह आगे की संभावना को देखकर किया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर केंद्रीय सरकार यह समझती थी कि मध्य प्रदेश में कोई परिस्थिति पैदा हो सकती है जब विधानसभा को भंग किया जाए, राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाए, तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। मैं केंद्रीय सरकार के इस अधिकार को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस तर्क को नहीं मान सकता हूं कि इसके बारे में सदन को सूचना दी जाए। गृह मंत्री 28 तारीख को आकर कह सकते हैं कि हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम किसी षड्यंत्र के शिकार नहीं हैं। लेकिन गृह मंत्री ने ऐसा नहीं कहा। 1 जुलाई को भी उन्होंने अपनी भूल का परिमार्जन नहीं किया। आज उन्होंने जो कुछ कहा उससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से संपर्क किया। अब यह बात कही जा सकती है कि संपर्क हमारी ओर से नहीं हुआ था, संपर्क मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने किया था। यह बात भी कही जा सकती है कि हमने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वे छापें। उन्होंने खुद आगे जाकर बजट छाप दिया। लेकिन अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि 22 तारीख को टेलीफोन पर उसकी वार्ता हुई। क्या उसने उस वार्ता के बारे में वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को या प्रधानमंत्री को भी सूचना दी? महोदया, 3 मई को श्रीमती फूल रेणु गुहा ने प्रश्न के उत्तर में सूचना मंत्री की ओर से जो कुछ कहा गया उससे सदन में और सदन के बाहर एक अप्रिय विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न यह था कि क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाने का विषय आयोजन किया जाता है। इसके उत्तर में जो कुछ कहा गया उससे पता लगा कि ऑल इंडिया रेडियो नेताजी की जयंती प्रतिवर्ष नहीं मनाता। ऑल इंडिया रेडियो के लिए नेताजी 5 वर्ष में एक बार पैदा होते हैं। प्रतिवर्ष जयंती मनाने के बजाय 5 साल में जयंती मनाई जाती है। यह भी कहा गया कि 1961 तक नेताजी की जयंती हर साल मनाई जाती थी, लेकिन बाद में किसी प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर प्रतिवर्ष जयंती मनाना बंद कर दिया गया और 5 साल में एक बार जयंती मनाने का निश्चय किया गया। इस उत्तर में सदन में उत्तेजना फैली। यह उत्तेजना देश में भी फैल रही है। सभाएं हुई हैं, प्रस्ताव पास किए गए हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने भी जो उत्तर दिया गया है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। और महोदया, उत्तेजना फैलाना स्वाभाविक है।
जी का हमारे हृदय में बड़ा महान स्थान है। मंत्री महोदय ने भी उत्तर देते समय कहा कि शासन के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए भी नेताजी एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन आकाशवाणी ने जो निर्णय किया है उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती। उत्तर में कहा गया कि केवल 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाएगी और बाकी के महापुरुषों को दूसरी पंक्ति में बिठा दिया गया। वे महापुरुष हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन तीनों की महत्ता में किसी को संदेह नहीं हो सकता, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति इस पहली पंक्ति में स्थान नहीं पाएंगे। इसका कोई औचित्य नहीं। ऑल इंडिया रेडियो को इस तरह नेताओं का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो को अफसोस है कि हमारे देश ने इतने महापुरुष क्यों पैदा किए। अगर महापुरुष कम होते तो मामला सरल हो जाता, लेकिन इतने अधिक महापुरुष हमारी भारत माता ने पैदा किए कि ऑल इंडिया रेडियो मुश्किल में पड़ गया। महोदया, मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के कौन सदस्य हैं? इसमें गैर सरकारी सदस्य हैं या सब सरकारी सदस्य ही हैं? किस तरह की उन्होंने सलाह दी? मैं चाहता हूं कि मैं जनता की भावनाएं सरकार तक पहुंचा दूं कि लोगों में यह धारणा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, उनकी स्मृति के साथ हमने न्याय नहीं किया है। अभी तक दिल्ली में उनकी कोई प्रस्तर प्रतिमा नहीं है। हम सेंट्रल हॉल में भी उनकी कोई चित्र नहीं लगा सके। हम भारत की राजधानी में लाल किले में उनके लिए कोई स्मारक खड़ा नहीं कर सके। क्या इसका कारण यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन के अंतिम दिनों में कांग्रेस से अलग हो गए थे? क्या इसका कारण यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वाधीनता के लिए अन्य तरीके अपनाए? क्या अहिंसात्मक ढंग से जो लड़े थे वे ही स्वतंत्रता युद्ध के योद्धा थे, सेनानी थे, और जिन्होंने अन्य तरीके अपनाए क्या वे हमारे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं? मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस बात का खंडन करें। हमें अपने महापुरुषों का सम्मान करना सीखना चाहिए। हमारा देश समृद्ध है, भारत माता अहोभाग्य है और उसने महापुरुषों की महान मालिका को जन्म दिया है। उन सब के लिए समय निकालना ऑल इंडिया रेडियो के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। महोदया, नेताजी 23 जनवरी को पैदा हुए। क्या ऑल इंडिया रेडियो के लिए यह कठिन है कि 23 जनवरी को नेताजी की स्मृति में एक अच्छा कार्यक्रम रख सके, एक उच्च कोटि की वार्ता का आयोजन करे, उनके संस्मरण सुनाए, उनकी बहादुरी की स्मृति जागृत करे? किस तरह नेताजी रहस्यात्मक ढंग से अदृश्य हो गए? किस तरह से विदेश में रहते हुए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? किस तरह से नेताजी स्वाधीनता लाए? क्या यह बात नई पीढ़ी को पता नहीं होनी चाहिए? क्या नेताजी की वीरगाथा कोमल मनों पर संस्कारों के रूप में अमिट नहीं होनी चाहिए? ऑल इंडिया रेडियो का प्रतिवर्ष समय निकालना कठिन नहीं हो सकता, लेकिन जिस ढंग से यह वर्गीकरण किया उससे हमारे हृदय को चोट लगी है। भले ही सूचना मंत्री महोदय उस वर्गीकरण में शामिल ना हो, लेकिन अब उन्हें अवसर मिला है कि वह कमेटी द्वारा दी गई सलाह को रद्दी की टोकरी में फेंक दें, सदन और देश की भावनाओं का सम्मान करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे खेद है कि प्रातःकाल जब मंत्री महोदय ने यह विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत किया था तब मैं सदन में उपस्थित नहीं था, लेकिन अभी जो संशोधन रखे गए और उन संशोधनों को जिन आधारों पर अस्वीकृत कर दिया गया उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि शासन इस विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या शासन के लिए यह संभव नहीं था कि इस विधेयक में ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन स्वीकार करती जिससे यह विधेयक जन भावनाओं के अधिक अनुकूल होता? इस विधेयक के द्वारा सरकार किसको संतुष्ट करना चाहती है? जो दिल्ली में विधानसभा की मांग कर रहे हैं वे इससे संतुष्ट नहीं हैं, और जो दिल्ली में विधानसभा का विरोध करते हैं लेकिन यह मांग करते हैं कि दिल्ली की जनता को उसका अपना राजकाज चलाने का एक ठोस अधिकार मिलना चाहिए, वे भी इस विधेयक से संतुष्ट नहीं हैं।
उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल प्रारंभ से ही इस बात का विरोध करते रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम जनता को उसके जनतांत्रिक अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन इसलिए कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ दो समानांतर सत्ताएं चलें, उनमें टकराव पैदा हो, एक दोहरा प्रबंध हो, तो यह देश के लिए ठीक नहीं होगा। इससे दिल्ली की जनता के भी व्यापक हितों की रक्षा नहीं होगी। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को उसका अपना प्रबंध चलाने में पूरा हिस्सा मिले। वर्तमान नगर निगम दिल्ली की जनता की समस्याएं हल नहीं कर सका क्योंकि सत्ता बटी हुई है। अनेक स्वायत्त संस्थाएं उस सत्ता में भागीदार हैं। सत्ता का केंद्रीयकरण नहीं है। प्रशासन एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, वह एक निर्देश में नहीं चल सकता और परिणाम यह है कि दिल्ली की हालत बिगड़ रही है। भारत की राजधानी होने के नाते जहां हम दिल्ली को संवारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, वहां स्थिति यह है कि दिल्ली और दिल्ली की जनता वर्तमान प्रबंध से संतुष्ट नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि दिल्ली कारपोरेशन के अधिकार बढ़ाए जाते। जो क्षेत्र आज कारपोरेशन की परिधि से बाहर रख दिए गए हैं, उन क्षेत्रों को भी कारपोरेशन में लाया जाता और जिन्हें सिविक अफेयर्स कहा जाता है, जन जीवन के साथ जिनका गहरा संबंध है, बिजली का, पानी का या दिल्ली के विकास का प्रबंध है, उसे पूरी तरह से नगर निगम के अंतर्गत लाकर जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए था। यह नहीं किया गया है। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। 10 मिनट का डिक्टेशन है। अगर छूटता है तो 2 बारी, 3 बारी, 10 बारी प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है धीरे धीरे आप जरूर इसको कवर कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर आप रिपोर्टर के लिए वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो भैया प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा।